क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो सर्च इंजन ऐसा तकनीक होता है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं आसानी तथा शीघ्रता से घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन की शुरुआत जो है 1994 ईस्वी में हुआ था और याहो नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। यानी कोई भी ऐसा, गूगल की अगर बात करें, विंग की बात करें, कोई भी ऐसा जो है सर्च इंजन नहीं है जिस पर पूर्ण रूप से जानकारियां प्राप्त हो, प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन को अगर पूछे सर्च इंजन के क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है मतलब अपडेट करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तथा संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सर्च इंजन की अगर बात करें, यहाँ पे जो है नाम पूछा था कि कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप गूगल देख सकते हैं, याहू हो गया, क्रोम हो गया, ये सभी जो है सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या होता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये इंकजेट प्रिंटर है और ये लेजर प्रिंटर है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जिसका प्रयोग किया जाता है ये लेजर प्रिंटर है। वर्तमान समय में लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ये पहले प्रयोग किया जाता है, ये अधिक खर्चीला होता है इसमें, क्योंकि जो है इंक ज्यादा लगता है। ठीक है, और ये लेजर के द्वारा होता है, इसमें पाउडर लगता है। तो इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान के लिए दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम लोग देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डाट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डाट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नजदीक होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई भी प्रिंट करता है, ऐसे ये पेज हो गया आपका। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाया जाता है। ये छोटी छोटी बूंदें देख सकते हैं, ये बिंदु डाट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नजदीकी होते हैं। ये पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। और जो डाट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें थोड़ा जो है दूर दूर होते हैं, इसीलिए अक्षर व सुंदर अस्पष्ट आता है। ठीक है, पास पास होने के कारण अक्षर जो है सुंदर व स्पष्ट आता है। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्षर बनाती जाती है। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती है। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गई काफी मंद होती है, गति जो है मंद होती है। ठीक है, ये प्रिंट इंक की अधिक व्यय करते हैं, यानी अधिक व्यय, ये खर्चीला होता है, इसीलिए अधिक खर्चीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। ये दूसरा फिगर जो दिया हुआ है ये लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली होती है। ये मॉडर्न जो है सिस्टम होता है, मॉडर्न प्रणाली होती है। वर्तमान समय में इसी का प्रयोग किया जाता है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इसका प्रचलन तेजी से होता है। कीमत जो है इसका जो है दाम कीमत अधिक होता है, लेकिन प्रचलन के कारण गुणवत्ता यानी इसमें अधिक गुण होने के कारण इसका प्रयोग जो है अधिक किया जाता है, तेजी से बढ़ रहा है। ये बिना किसी आवाज के कागज छाप सकते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जितने भी पास बिंदु होंगे उतना ही अच्छा आपका प्रिंट पेज आएगा। सामान्य लेजर प्रिंटर एक वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। जैसे ये हो गया, ये एक एक वर्ग इंच, ये 1 इंच हो गया, तो इसमें जो एक वर्ग इंच में जो है 300 बिंदु ऐसे इस प्रकार से बने रहते हैं, छापता है।
लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटो स्टेट मशीन की बात होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो किस किरण का? लेजर जो किरण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती रहती है। ठीक है, तो बेलन पर पड़ती रहती है। जो लेजर किरणें होती है वो बेलन पर पड़ती रहती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा हो जाता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है। इसमें पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इंक का नहीं, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होता है। तो जहां पे प्रकाश बिंदु होता है उसी स्थानों पर केवल पाउडर लगता है। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी अस्थाई नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज पर अस्थायी रूप से छप जाते हैं। पाउडर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षण रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये पीडीएफ बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के पास। यहाँ पे देख सकते हैं लाइट पेन। लाइट पेन ये जो हाथ में लिया हुआ है ये लाइट पेन है। ठीक है, तो लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक निवेश युक्ति होती है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन की हो गया, ये नेविगेशन की हो गया, फंक्शन की, नेविगेशन की, कंट्रोल की, अल्फा न्यूमेरिक की और कंट्रोल की, न्यूमेरिक की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड में कितने कितने की होती हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है? यह कुंजी पटल पर केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला का अक्षर ए टू जेड जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये ए टू जेड है। अंकीय कैरेक्टर 9 से 0, यहाँ पे देखिए ये अंकीय कैरेक्टर है तथा कुछ कैरेक्टर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, हैशटैग हो गया, तो इस प्रकार से इत्यादि होते हैं। इसके अलावा शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, टैब हो गया और स्केप हो गया, आल्ट हो गया, इत्यादि कुछ विशेष कुंजियां भी होती है जिनको जो है अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड का परिचय बताइए। 2018 और 23 में आया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र हो गया, रिज्यूम हो गया, रिपोर्ट हो गया आदि का निर्माण करने एवं उस पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एमएस वर्ड देख सकते हैं। अगर इसको हम चालू करके दिखाते हैं लैपटॉप में अपने, तो 1 मिनट रुकिए। एमएस वर्ड यहाँ पे देखिए किस प्रकार से चालू करते हैं। एमएस वर्ड यहाँ पे आ गया, वर्ड आ गया, ये अभी ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक किए, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं 6 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? तो मल्टीमीडिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण भी इसमें बताना है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज के स्वरूप में इंफॉर्मेशन के संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोग होता है। ये हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर दोनों का संयोग कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है जो इसे मीडिया के परंपरागत स्वरूप जिसमें साउंड हो गया, ग्राफिक्स हो गया और टेक्स्ट का प्रयोग होता था से अलग करता है। उदाहरण जैसे हो गया न्यूज बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन ऑफ न्यूज बुलेटिन आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार का समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक करके ब्रॉडकास्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं।
आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन चुका है और इसका प्रयोग न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट, कारपोरेट एडवर्टाइजमेंट मीन्स अगर किसी का प्रचार जैसे यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो वहां पे जो है जो प्रचार आता है वो एडवर्टाइजमेंट होता है। कारपोरेट सेक्टर हो गया, सिनेमा जगत हो गया, सिनेमा सेक्टर, फैशन डिजाइन और शिक्षा के क्षेत्रों में भी हो रहा है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी और समुन्नत बनाने के लिए साउंड, एनिमेशन और वीडियो के क्षेत्र में सतत शोध कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया जैसे ये आपका मोबाइल हो गया, इसमें कैमरा हो गया, वीडियो हो गया, फोटो हो गया, ये सभी जो है ये मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सभी जैसे एप्पल हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस हो गया, एमएस डॉस हो गया, उबंटू हो गया, उसके बाद में लिनक्स हो गया, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे इस लैपटॉप में हमारे लैपटॉप में विंडोज 11 है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली में क्रियान्वयन मतलब चलने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी होता है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में मतलब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रिया विहीन, शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र न तो प्रयोक्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है, न ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और न ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में 8 नंबर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसको समझाना है। इसको चालू करने के चरण बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, सबसे ये पहले ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाली एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यवसाय की रिपोर्ट तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। अब हम एक्सेल को चालू करने के इसके चरण देखते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल को किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे हम लिखे एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल लिखे तो यहाँ पे हम क्लिक करें ओके। ये एमएस एक्सेल आपका जो है ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करें ब्लैंक वर्कबुक। ये आपका इस प्रकार से एमएस एक्सेल जो है स्टार्ट हो गया है। तो यही प्रोसेस उसमें पूछ रहा था कि जो है एमएस एक्सेल को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक्सेल को चालू करने के चरण, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है एक्सेल पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब उसमें जो है बिल्कुल ऑल प्रोग्राम पर जाकर जो है वहां से स्टार्ट किया। हमने क्या किया है, सर्च पे जहाँ पे था वहां पे सर्च कर लिया है एमएस एक्सेल, डायरेक्ट आ गया, ओपन किए। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। कोई भी एंटीवायरस हो गया उसको किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं, इसको जो है समझाना है। ये सभी एंटीवायरस एवास्ट हो गया, ये जितने भी हैं ये सभी जो है एंटीवायरस हैं। ठीक है, कैपर स्काई हो गया। तो एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे एवास्ट एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। तो आपके कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एवास्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अगर अनुसार है। सर्वप्रथम इंटर की मदद से एवास्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। आपके सिस्टम में सुरक्षित एवास्ट का सेटअप ओपन किया जाएगा। आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यूजर नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगा, उस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एवास्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। अब जैसे हम देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा समय लगेगा।
यहाँ पे हमने क्रोम क्रोम ब्राउजर ओपन किया। यहाँ पे लिखते हैं एवास्ट एंटीवायरस, ये फ्री है, इसको हम अभी डाउनलोड करते हैं। ये निःशुल्क डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक किए। यहाँ पे अभी ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है, अभी ये हमारे फाइल में यहाँ पे पहुंच चुका है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है देखिए। एस यहाँ पे किए, ये थोड़ा समय ले रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आए तो जो है आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, वहां पे जो है सर्च किए एवास्ट एंटीवायरस, वहां से डाउनलोड किए। डाउनलोड के बाद में यहाँ डाउनलोड फोल्डर में आया उसका एप्लीकेशन, उसके बाद में इस पे क्लिक करके हमने ओपन किया, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एवास्ट फ्री एंटीवायरस, ये इंस्टॉल हम किए। इंस्टॉल किए, अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर समझ में आ गया होगा। 10 नंबर की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वर्कशीट पैकेज, डाटा पैकेज। वर्कशीट पैकेज किसे कहते हैं और डाटा पैकेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट पैकेज हम देखते हैं कि क्या होता है। वर्कशीट पैकेज, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित व्यवस्थित रूप में एकीकृत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट कर लिया जाता है तथा उनकी गणितीय गणना कार को सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है, जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रो हो सकते हैं, ठीक है। डाटा पैकेज क्या होता है। डाटा पैकेज सॉफ्टवेयर का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जरूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता व्यवस्थित की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न विंडोज के में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RADW के को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप से संपन्न हो जाते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 11 नंबर में दिया है कि वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों से संकलन से होता है, जिसे WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उसके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए, उस उनके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे IBM है तो वेबसाइट के होम पेज पर पता इतने के रूप में दिया जाता है, ठीक है। IBM होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन किया तो यहाँ पे लिखा IBM। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आईबीएम की ये बहुत से फाइलें जो है ओपन हो गई है। तो यही होता है वेबसाइट क्या होता है। यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं ये वेबसाइट, ये HTML यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एक्सप्लोरर क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 95 98 और एमई में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में 14 नंबर की बात करते हैं, इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो इनपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया जो कैमरा होता है, और टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन, ये सभी जो है ये इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट की अगर बात करें तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हैंडसेट और प्लाटर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई कार्य करता है, उदाहरण कीबोर्ड या माउस है। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, साइबर कानून क्या होता है। तो साइबर कानून, साइबर लॉ भी कहलाता है। साइबर कानून को एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का, विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनों क्षेत्रों का एक चौराहा होता है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आधिकारिकता का समावेशन है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण करने का एक प्रयत्न है। ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर में दिया है, 16 नंबर में दिया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे ये हब हो गया, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है। ये कितने प्रकार के जो है टोपोलॉजी होते हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी होता है, एक रिंग फॉर्म में होता है, और स्टार टोपोलॉजी में इस प्रकार से होता है, और बस टोपोलॉजी में एक सीरीज में होता है। बस टोपोलॉजी, सेकंड हो गया रिंग टोपोलॉजी, थर्ड की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी, और फोर्थ की बात करें तो नेट टोपोलॉजी। उपयुक्त समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अपने अलग अलग लाभ व हानियां होती है। इन टोपोलॉजी की आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इस प्रकार से जो है टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर में, लॉग इन और लॉग आउट क्या होता है। ठीक है। जैसे हो गया इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी आप लोग लॉग इन और लॉग आउट मतलब उस एप्लीकेशन से जो है अपना अकाउंट हटा लेना। ठीक है। और लॉग इन मीन्स होता है उससे जुड़ जाना। तो यहाँ पे वही दिया है कि लॉग इन, जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूम में लॉग ऑन हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें नए यूजर द्वारा पुनः लॉगिन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या होता है, कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाता है। तो ये सभी जो है आप लोगों को अच्छे प्रकार से पता है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 2022 में ये क्वेश्चन आया है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में
सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल आप लोग जो है यूट्यूब पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये वीडियो। तो ये भी जो है मीडिया होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है यूट्यूब। यहाँ से आप लोग जो है वीडियो को लेक्चर को देखते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है आम भूमिका यूट्यूब की भी हो सकती है। पूछ ले कि यूट्यूब का शिक्षा में किस प्रकार से योगदान है। उसके बाद में 19 नंबर देखते हैं, अपलोड का क्या अर्थ होता है। अपलोड, जब किसी फाइल को अपलोड किया जाता है, जैसे कोई इमेज हो गया, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम उसको जो है पोस्ट करते हैं तो उसी को अपलोड कहते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र या वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं। ठीक है, अपलोड एक होता है, अपलोड एक शब्द हो गया अपलोड। ठीक है, अपलोड में क्या हुआ, जैसे इंस्टा पे आप वीडियो पोस्ट करें, रील किए। दूसरा नंबर होता है डाउनलोड। जब कोई वीडियो आप जैसे क्रोम हो गया किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं देखने के लिए अपने फाइल में, तो उसे जो है डाउनलोड कहते हैं। और अपलोड जब पोस्ट करती हैं रील वगैरह, तो ये जो है अपलोड हो गया। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कोई विंडो हो गया तो यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये इस स्क्रॉल बार है। मैक में इस प्रकार और विंडोज में इस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को एक बार दिखा दे रहे हैं कि विंडोज में स्क्रॉल बार किस प्रकार से होता है। एमएस वर्ड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, यहाँ पे जो आता था, यहाँ पे जो आएगा वो स्क्रॉल बार होता है। तो स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे स्क्रॉल बार की उपयोगिता के बारे में बात करना है। तो स्क्रॉल बार विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन होते हैं। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसे विंडो में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, स्क्रॉल बार दो प्रकार की होती है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। ये हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, और यहाँ पे जो दिया रहता है ये क्षैतिज होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दाएं या बाएं जाने हेतु किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। उसके बाद में 21 नंबर देखते हैं, रोम का पूरा नाम क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। तो रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम रहता है उसको संग्रहित स्टोरेज कर दिया जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। जो रोम में होता है वो प्रोग्राम को नष्ट या चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अर्थात अस्थायी मेमोरी होता है, अस्थायी होता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। यह सेमीकंडक्टर चिप होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है। रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को अस्थायी होने के कारण रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। उसके बाद में है रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करने
करते समय ही होता है। रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट कहा जाता है। तो इस प्रकार ये रोम हो गया। अगर हम जो है रैम के बारे में बात करें, रैम के बारे में, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा और ये अस्थाई नहीं। यहाँ पे इसका जो है उल्टा सब लिख दीजिए, ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई हो गया। यहाँ पे जो है निर्देशों के समूह संग्रहित कर लिए जाते हैं प्रारंभ में भी। रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इसको जो है नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो रैम का होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप रोम के बारे में अगर याद कर लेते हैं तो रैम के बारे में लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में 22 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। जो हिंदी, जिसमें हिंदी का टाइपिंग किया जाता है उसके दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखना है। जैसे हो गया, एक पेज मेकर होता है और एमएस वर्ड होता है। एमएस ऑफिस का एक, यहाँ पे देख सकते हैं एमएस वर्ड हो गया, इसमें भी जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से होते हैं, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेज होते हैं, जैसे ये 7 हो गया, एमएस ऑफिस 2007, यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑरिकल ओपन ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज होता है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। और ऑरिकल ओपन ऑफिस 2007, इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण यानी संग्रहण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। ये 2019 और 22 में आया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ा जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, फाइल सर्वर हो गया, क्लाइंट 1 हो गया, ये ईमेल सर्वर हो गया, सभी जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ, दो या दो से अधिक कंप्यूटर रहे और अलग अलग उपकरण रहे, जब जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं, जिन्हें डाटा कहते हैं। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा तथा सूचनाएं भर दी जाती है और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, ठीक है। जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र में एक सर्वर वाला कंप्यूटर, बड़ा सा कंप्यूटर रख देते हैं। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, और इससे जो है छोटा कंप्यूटर इस प्रकार से जुड़ा रहता है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी था, ठीक है। अब उसके बाद में 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या क्या हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। जैसे अलग अलग अवयव, माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, माई नेटवर्क प्लेयर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और टास्क बार हो गया, स्टार्ट मेन्यू हो गया, फाइल एवं फोल्डर, और शॉर्टकट। तो ये सभी जो है डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव होते हैं। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसाइकिल बिन हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रिसाइकिल बिन हो गया। जब कोई फोल्डर जो है किसी को डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पे आता है रिसाइकिल बिन में। और उसके बाद में माई कंप्यूटर हो गया। माई कंप्यूटर में जो ड्राइव रहता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, वो सभी यहाँ से ओपन होता है। उसके बाद में यहाँ विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो विंडोज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रोम ब्राउजर हो गया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके बाद में सभी यहाँ पे फाइलें उपलब्ध है, यूट्यूब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर बैटरी का सिंबल देखें, यहाँ पे बैटरी हो गया, ये वाईफाई हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे माई कंप्यूटर भी दिखाएं आपको, डॉक्यूमेंट भी दिखाएं, रिसाइकिल बिन हो गया, माई नेटवर्क प्लेस जो वाईफाई वगैरह होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे इसमें हो गया क्रोम, क्रोम ब्राउजर हो गया, ठीक है। और टास्क बार जिसमें वाईफाई और सब था, स्टार्ट मेन्यू मतलब विंडोज को जो ओपन करते हैं स्टार्ट मेनू, और स्टार्ट मेनू यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट मेनू यहाँ से होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वे साइन इन ऑप्शन, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 26 क्या है, फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है, जो फेसबुक हो गया ये सोशल नेटवर्किंग की क्षेत्र में क्या भूमिका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सभी का सोशल नेटवर्क के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक एक नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेसबुक है। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट होता है ये 2018 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम के बारे में पूछ सकता है, टेलीग्राम से पूछ सकता है कि टेलीग्राम से क्या क्या लाभ हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप के बारे में पूछ सकता है। तो ये सभी जो है ये क्वेश्चन कोई याद करने वाला चीज नहीं है, आप लोग जो है आप लोगों को पता है अच्छे प्रकार से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब क्या होते हैं। 27 नंबर क्या है, किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो फाइल को किस प्रकार से अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए प्रयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ब्राउज फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती है। अब हम यहाँ पे हम दिखाते हैं कि यूट्यूब को किस प्रकार से अपलोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमने क्रोम ब्राउजर जो है अपलोड किया। उसके बाद में हम ये अपना कॉम्प्लेक्स क्लासेस वाईटी स्टूडियो खोले, ये साइट पर हम गए यूट्यूब पर, यहाँ पे हमको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया है क्रिएट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अपलोड वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में सेलेक्ट फाइल, हमने फाइल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर का ये सभी है लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे क्लिक किए, ओपन हो गया। अब ये जो है इस प्रकार से अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये कैंसिल कर दे रहे हैं हम। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो किस प्रकार से पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड किया जाता है ये आप लोग जाने इस वीडियो में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। जो लेन होता है यहाँ पे दिया हुआ है लेन, मैन और वैन, ठीक है। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन के बारे में देखते हैं। ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित रहते हैं। ऐसे नेटवर्क जो है यहाँ पे देख सकते हैं किसी भवन या परिसर तक सीमित रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक भवन हो गया, ठीक है, इसमें जो चलेगा ये लैन नेटवर्क होगा। उसके बाद में WAN अगर इस प्रकार से जो चलता है, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग भवन है। यहाँ पे एक भवन था इसमें जो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग भवन है, मकान है, ठीक है, बिल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 4 है। चारों में जो संपर्क स्थापित करेगा उसे WAN कहेंगे।
उसके बाद में MAN ये सबसे बड़ा होता है, जैसे एक बिल्डिंग यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो इसको जो है ये लैन हो गया, ठीक है। और मैन मैन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ये चारों अलग अलग बिल्डिंग है, चारों को जोड़ने का काम ये मैन करता है। इस प्रकार से ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसे कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क किसी भवन अथवा परिसर तक सीमित रहते हैं जिनमें ताबे ताबे या फाइबर ऑप्टिकल केबलों द्वारा सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ऐसे नेटवर्क एक लैन 1 किलोमीटर क्षेत्रों के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती है। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। कितने? 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, क्लाइंट सर्वर तकनीक और पीयर टू पीयर तकनीक। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इस क्षेत्र का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में संबद्ध होते हैं। ये नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूरसंचार लाइनों का पर आधारित होता है। उसके बाद में मेट्रो एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है? यह भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, किंतु एक नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने हेतु नहीं की गई, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहर, ठीक है, जो देश है उसमें मेट्रो शहर जहाँ पे मेट्रो लाइन है, जैसे हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क को विशिष्ट कारणों से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आया। MS एक्सेल एक्सेस को समझाइए, MS एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को एक सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड कहलाती हैं तथा स्तंभ फील्ड कहे जाते हैं। इस फील्ड पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड में डाली जाती हैं। उसके बाद में 30 नंबर देखते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 GB का पेन ड्राइव है, सैन डिस्क का है, और ये 32 GB का पेन ड्राइव है। इसमें किसी डाटा को जो है फोटो वीडियो को सुरक्षित रखने के लिए इसमें जो है अपलोड किया जाता है। पेन ड्राइव का अर्थ क्या होता है? एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी एवं पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। ये यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, ये बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। इस डिवाइस की संकलन क्षमता 16 GB या 64 GB या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है, इसको जो है हटाया भी जा सकता है। पेन ड्राइव का उपयोग के बारे में हम देखते हैं। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर इसमें डाउनलोड करके दूसरे कंप्यूटर में अगर डालना हो तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखता है। इसमें जो है कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन फाइल हो गया, डाटा हो गया, फोटो वीडियो को जो है सुरक्षित रखते हैं। तीसरे नंबर की बात करें, यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधनकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई और सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं तो कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के साज संभाल के वक्त तिथि एवं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी में एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। 5 नंबर की बात करते हैं, यह अनुप्रयोगों को चलाने एवं परिवहन में भी प्रयुक्त होती है जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। 6 नंबर की बात करें तो इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली जुली युक्तियों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पेन ड्राइव का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो जो है पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई जो है
सीरीज नहीं पढ़ाता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिसका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके आंतरिक और अंतिम परिणामों को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न हो सकता है और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी या चुंबकीय टेप होते हैं या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर है तो अनिवार्य भी होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में केवल वह प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा सकता है। सेकेंडरी भंडारण स्मृति, इसमें क्या होता है? यह समस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी मेमोरी स्मृति के उदाहरण होते हैं। 32 नंबर में क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है। ठीक है, इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूम में होते हैं। इनपुट जो होता है और आउटपुट होता है एनालॉग रूम में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूम में होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। माउस क्या होता है? माउस यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले नंबर ये इनपुट डिवाइस होता है, इसमें दो दायां और बायां बटन होता है, एक ही इधर होता है एक इधर होता है। उसके बाद में माउस में प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसका प्रयोग करते हैं तो कीबोर्ड को आराम हो जाता है, उसका प्रयोग कम करते हैं। इसके नीचे एक रबर बाल होता है, ये रबर बाल जो हो गया जो क्रियान्वयन में मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए, यानी कंप्यूटर से क्या क्या लाभ होते हैं इसको जो है देखना है। तो कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर उपयोग के मुख्य लाभ अग्रांकित है। कौन कौन से लाभ? इसमें सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं नवीनीकरण का कार्य अत्यंत सरलता एवं दक्षता से अल्प समय में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में सब कुछ किया जा सकता है। इससे इससे व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीनतम तथा सत्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करता है। ठीक है, नवीनतम तथा सत्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करता है। तीसरे नंबर की बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर हायर एजुकेशन तक किया जा सकता है। तीसरे अगर लाभ की बात करें तो कंप्यूटर में संग्रहित समस्त सूचनाएं सुरक्षित रहती है। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर की मदद से किसी भी विषय का अध्ययन बार बार किया जा सकता है जो कि शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा संभव नहीं है। अगर क्लास में हम लोग जो है बार बार अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है टाइम लगेगा, टाइम की बर्बादी होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर की मदद ले तो वही जो है एजुकेशन हम बार बार जो है कर सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से गहन जानकारियां प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी को व्यक्तिगत लाभ होते हैं। 7 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर के प्रयोग से शिक्षा को अनेक आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अनेक आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 35 नंबर में क्या दिया हुआ है। 35 नंबर में है कि कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षेप में समझाइए। कंप्यूटर के जो अलग अलग प्रणाली होते हैं तो कंप्यूटर एक प्रणाली है, यानी कंप्यूटर एक सिस्टम है। इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से यंत्र जुड़े होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है,
जिनके कार्य का समान उद्देश्य होता है, यानी सबका जो है अलग अलग उद्देश्य होता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे निवेश अथवा आगत इकाई, इनपुट यूनिट, जो इनपुट यूनिट होते हैं। उसके बाद में केंद्रीय संसाधन इकाई, सीपीयू होता है। और तीसरे नंबर की बात करें तो आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। और उसके बाद में इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग 36 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये 36 नंबर है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से? एक्यूरेसी, सबसे पहले तो एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो होता है वह शुद्धता, कोई भी आंकड़ा जो है एकदम एक्यूरेसी से जो है एक्यूरेसी के साथ गणना करता है। यदि व्यक्ति कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे, यानी अगर हम जिस पर कंप्यूटर मशीन है, मशीन को जिस प्रकार से कमांड देंगे वो आउटपुट उसी प्रकार से निकालेगा। अगर हम त्रुटि ना करें तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता है। ठीक है। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं ना होकर उस पर कार्य करने वाला मानव होता है। अगर कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति जो है उस पर इनपुट अगर गलत देता है तो आउटपुट हमको गलत ही प्राप्त होगा। अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है, कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में या दिए गए निर्देशों में त्रुटि नहीं होती है। कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता है। स्वचालित ऑटोमेशन, प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक, अगर कोई कार्यक्रम जो है ऑटोमेटिक चलाना चाहे तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। विश्वसनीयता क्या होती है? रियलेबिलिटी, कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है। ठीक है। जो शुद्धता होती है वो अति उच्च होती है, इसीलिए इसमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। अगर इनपुट अच्छा दिए हैं तो आउटपुट पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। परिश्रमी क्या होता है? डिलीजेंस, कंप्यूटर मानवों की भांति अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह एक मशीन है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता रहता है। मानव जात के विकास के कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता है। ठीक है। तो अगर मनुष्य 24 घंटा काम करे तो जो है सो जाएगा, हालत डाउन हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर जो है ये 24 घंटा बिल्कुल कार्य करता है, 24 घंटे तक कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं विभिन्नता, एक ही कंप्यूटर कई तरह के कार्यों को कर सकता है। ठीक है। एक ही समय में एक ही कंप्यूटर के द्वारा जो है आप कई अलग अलग कार्य को जो है संपादित कर सकते हैं। किसी क्षण में कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है तथा दूसरी क्षण में ही कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार कर सकता है। यानी मल्टीपल कार्य कर सकते हैं एक ही समय में, तथा इन इसके बीच में यह किसी सहायक क्लर्क के कार्यों में सहायता कर सकता है। उसके बाद में 37 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर का अर्थ बताइए, यानी कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है इसको बताना है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र होता है जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अथवा डेटा को कार्यान्वित करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं को गणना के रूप में संचित कर सके। उसमें आउटपुट को सरलता से समझ में आने वाला संरूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंप्यूटर शब्द का यदि शाब्दिक विवेचना किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का लैटिन भाषा में, ये कंप्यूटर जो शब्द है लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर कंप्यूटेयर व अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो इसका अर्थ होता है गणना करना, अतः यह वह यंत्र है जो गणना करने के लिए काम में लाया जाता है। उसके बाद में 38 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो कंप्यूटर का इतिहास जो है 2500 वर्ष से भी पूर्व का है। कंप्यूटर के आविष्कार के लिए इसकी आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली युक्ति की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। यानी मनुष्य की एक तीव्र व सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए या गणना करने के लिए एक ऐसे जो है डिवाइस की आवश्यकता
पड़ी, जिससे जो है मनुष्य को आसानी से गणना सटीकता से जो है प्राप्त हो चुके। तो यही है, तो इसीलिए जो है आविष्कार संभव बनाया। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? 1842 में एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम था एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, ठीक है, रखा गया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि जो है चार्ल्स बेबेज ने पहली बार जो शक्तिशाली मशीन बनाया उसका नाम क्या था? तो एनालिटिकल इंजन। यह यंत्र पूर्णतया स्वचालित बनाया गया। यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था तथा इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट थी, ठीक है, 60 गणनाएं प्रति मिनट थी, यानी एक एक मिनट में 60 गणनाएं करता था। यह पंच कार्डों का संग्रहित निर्देशों के समूह का निर्देश होकर कार्य करता था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह अतिलघु उत्तरीय है तथा इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित थी, यानी अपने आप चल रही थी, रूम में परिणाम भी छाप सकती थी। चार्ल्स बेबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी, ठीक है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में माना गया। अब हम 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। जो कंप्यूटर की, अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थी, तो कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ियां थी। अब प्रथम पीढ़ी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी यहाँ पे टोटल जो है 5 पीढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या पूछता है कि सन पूछता है। 1942 से 1955 के बीच में जो है प्रथम पीढ़ी था, और उसके बाद में सेकंड पीढ़ी की बात करें तो 1955 से लेकर 1964, थर्ड की बात करें तो 1964 से लेकर 1975, और चतुर्थ की बात करें तो 1975 से लेकर 1990, 1990 से आज तक, ठीक है, वर्तमान में जो चल रहा है। तो इस प्रकार से ये आप लोग सन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी में, और एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 40 नंबर में दिया हुआ है कि कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग बताइए। कंप्यूटर के क्या उपयोग होते हैं और क्या अनुप्रयोग होते हैं, 2023-22 में ये क्वेश्चन आया है। तो दो उपयोगिता बताइए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोगिता। जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित है। जैसे हो गया व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापारिक क्षेत्र में हम कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। व्यवसायिक संस्थानों में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं को के माध्यम से उचित नियंत्रण एवं उत्कृष्ट प्रबंधन है, तो सटीक निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर की सहायता से जो है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में, तो बैंकिंग क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया, अगर बैंकिंग क्षेत्र में की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में भी जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में लेन देन की गणना तथा भंडारण के लिए जो है, जो डाटा को सेव करते हैं, कितना रुपया आया, कितने आ गया, तो इन सभी का भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। खेल कूद एवं मनोरंजन के क्षेत्र में अगर बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के खेल खेलने में भी किया जाता है। जैसे हो गया लूडो, हो गया शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटर साइकिल रेस आदि प्रचलित होते हैं, ठीक है। इंटरनेट तथा इंटरनेट भी कंप्यूटर तकनीकी की देन है। इनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं जैसे देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं, अपना उत्पादन बेच रही हैं, ठीक है। वह इंटरनेट के द्वारा ही धन का आदान प्रदान सुगमता से हो रहा है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। कार्यों की सूची बनाना, उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, अध्यापकों के संबंध में सूचनाएं रखना,
परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परीक्षा सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा करना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना तथा उनका मुद्रण करना आज कंप्यूटर की सहायता से जो है सुविधाजनक हो गया है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान हेतु कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। कंप्यूटर का उपयोग औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं में जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 41 नंबर में दिया हुआ है कि ईमेल एड्रेस कितने भागों में मिलकर बना होता है, कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो ईमेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। जिस प्रकार डाक संदेश के संदेश पत्र भेजने के लिए हमें उसे व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है संदेश जहां संदेश भेजना है ठीक उसी प्रकार से ईमेल ईमेल के द्वारा जो हम संदेश भेजते हैं तो कहाँ पे संदेश भेजना है ये भी जो है ईमेल एड्रेस के द्वारा पता होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस का प्रारूप निम्न प्रकार से होता है, जैसे यूजर यूजर नेम हो गया, उसके बाद में हॉट सब डोमेन और कोडोमेन होता है। जैसे अभिषेक ये यूजर नेम हो गया और उसके बाद में सब डोमेन हो गया redifemail.com, कोडोमेन ये हो गया। ठीक है, जैसे इस प्रकार से लिखा जाता है। यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम इंटरनेट पर अकाउंट का नाम कहलाता है। जो इंटरनेट पर अकाउंट का नाम होता है यहाँ पे यूजर नेम, ये नाम हो गया, ये यूजर नेम है। ठीक है, उसके बाद में होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट इंटरनेट पर्दाय मशीन का नाम होता है। ठीक है, ये होस्ट हो गया, ये रेडिफ मेल ये होस्ट हो गया। और सब डोमेन क्या होता है? यह संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारण करता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य होते हैं। तो कंट्रोल की यह एक संयोजन की होती है। कंप्यूटर पर कुछ कार्यों फंक्शन का संपादन करने में कंट्रोल की प्रयोग या उसके अकेले या संयोजक रूप में, संयोजक मतलब कंट्रोल दबा के उसके बाद में जो अलग अलग की होता है उसको साथ में दबा अगर क्लिक करते हैं तो अलग अलग कार्य होता है शॉर्टकट की। कंट्रोल अल्ट विंडोज लोगो की और एस्केप ये सभी कंट्रोल कीज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में 43 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप में उपयोग किया जाता है, विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार से है फिगर में। उसके बाद में 44 नंबर की बात करते हैं तो स्कैनर क्या होता है। ठीक है, स्कैनर स्कैनर वस्तु अथवा प्रलेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई प्रिंट करना है, इसका हमें सॉफ्टवेयर के रूप में जो है तो कम यहाँ पे रखते हैं कंप्यूटर में जो है आपका फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट रहे वो जो है सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाता है। देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं। इस प्रिंटिंग आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचय कर लेते हैं, जिसे बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। स्कैन करने के बाद जो है एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है जो आकृति को देखता है। ठीक है, तथा प्रतिरूप समेटकर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है जहां यह संचय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कैनर क्या होता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग देखें। उसके बाद में 45 नंबर की बात करें तो केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होता है। केंद्रीय संसाधन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अंतर केंद्रीय संसाधन इकाई की प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहते हैं। तो इसमें सीपीयू में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मतलब केंद्र का, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करता है, यूनिट मतलब इकाई। तो जो प्रोसेसिंग करता है वही सीपीयू है। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना तथा उसका विश्लेषण किया जाता है। सूचनाओं का गणना तथा उसका विश्लेषण किया जाता है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई हम लोग देखें। उसके बाद में 46 नंबर देखते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए, यानी सीपीयू के भागों एवं कार्यों को जो है समझाना है। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना आगत इकाई, निर्गत इकाई तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के सह संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने
हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, उसके बाद में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो सेंट्रल सीपीयू को जो है 3 भागों में बांटते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? तो इस प्रकार से आप फिगर में देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क पहले आता था। इस डिस्क में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है। जो ऑप्टिकल डिस्क होता था उसके बराबर जो है डाटा को जो है स्टोर किया जा सकता है, तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसमें डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिस जिन जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेसर तथा मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है आप फिगर में देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करना है। तो कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर की जो है कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, यानी कोई कार्य नहीं कर नहीं सकता। इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है, यानी चलाया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित अलग अलग प्रकार से अपने अनुसार करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो अलग अलग काम होता है उसके संपूर्ण योग को जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के अगर प्रकार देखें, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः जो है मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, या कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रयोगकर्ता द्वारा जो स्वयं लिखे जाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। 49 नंबर की बात करते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जब उद्देश्य जो पर्पज होता है अलग अलग हमारे उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य की बात करें, सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, जो जनरल पर्पज के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर कई कई सामान्य प्रकार के कार्यों करने के लिए विकसित किए गए हैं। जैसे हो गया आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटाबेस तैयार करना तथा उससे सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डिजाइनर तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देशीय कंप्यूटरों द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेर बदल के कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देशीय कार्य का कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु ही विकसित किए जाते हैं। वह इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर की संलग्नता होती है, यानी प्रोसेसर एक से अधिक लगे होते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कुछ विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर लिए जाते हैं और विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर। आकार एवं क्षमता के तथा गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में, यानी आकार, क्षमता और गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर के जो है विभिन्न भागों में बांटा गया। जैसे हो गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, वह तीव्र गति व महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है और संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, प्रयोगता वाले कंप्यूटर है। इनके कई सीपीयू होते हैं। ठीक है, एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाता है जो समांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं, इन कंप्यूटरों में नॉन वान न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियां उपयोग की जाती है। प्रत्येक संसाधन समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से भी अधिक कार्य कर सकता है, यानी 1 करोड़ निर्देशों को जो है 1 सेकंड में भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे अगर 51 नंबर की बात करें तो 51 नंबर में दिया है कि न्यूमेरिक कुंजिया किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कुंजिया किसे कहते हैं, तो यह कुंजी पटल पर दाएं भाग दाएं भाग में स्थित होता है। वह इसमें कुल जो है 17 कुंजियां होती हैं। जैसे हो गया 0 से 9 तक। ठीक है, अंकों की कुंजियां होती हैं जिसमें से 4 कुंजियों पर दिशाएं व्यक्त की जाती है। ठीक है, 4 कुंजी जो है एरो की उसे कहते हैं। उसके बाद में जो कर्सर को चलाने का कार्य करती है, इसकी ये जो होती है एरो की, ये कर्सर को चलाने का काम करती है। इसके कुछ अन्य कुंजियां भी अंकित होती है, जैसे नंबर लॉक, स्टार हो गया, ये फ्लैश हो गया, उसके बाद में प्लस हो गया, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट या इंटर। ठीक है, तो ये सभी जो है न्यूमेरिक कुंजियां होती हैं। 52 नंबर में दिया हुआ है कि टास्क बार क्या होता है। ठीक है, टास्क बार क्या होता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर में किस प्रकार से टास्क बार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो दिया हुआ है, ये माउस का कर्सर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये विंडोज हो गया। अगर हम यहाँ पे देखिए फाइल, माई फाइल को जो है ओपन किए हैं, इसीलिए यहाँ पे टास्क बार में दिखा रहा है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक है, उसके बाद में पीडीएफ है। ठीक है, और यहाँ पे माई व्यू बोर्ड है। ये सभी जो है ये टास्क बार होते हैं। ठीक है, ये सब जो बैटरी वगैरह ये सिंबल दिखाया जाता है। तो टास्क बार इस प्रकार से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं कि टास्क बार होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। कहाँ पे? निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। विंडोज पर कार्य करते समय भी यह आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई विंडो ओपन की जाती है, यानी जब कोई प्रोग्राम ओपन रहता है, रन होता है या विंडोज को ओपन की जाती है, तो उसे रिप्रेजेंट करता हुआ आइकॉन इस टास्क बार पर दिखाई देता है, जैसा कि हमने दिखाया। विभिन्न विंडोज या प्रोग्राम के मध्य स्विच ओरियस करने हेतु टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकॉन को क्लिक किया जा सकता है। टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडो के आइकॉन पर माउस से राइट क्लिक करके करने पर जो है क्लोज हो जाता है, तथा क्लिक करने पर पार्टिकुलर फाइल फ्लो प्रोग्राम विंडोज क्लोज हो जाता है और वह पार्टिकुलर आइकॉन भी टास्क बार से डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टास्क बार के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायक भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होता है। ठीक है, जो फाइल होता है, फाइल किसी सहायक भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का संग्रह होता है। जो डाटा होता है, डाटा का संग्रह होता है, उसको फाइल में जो है सेव करते हैं। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई होती है। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वह भी फाइल कहलाती है। जो दस्तावेज और प्रोग्राम और जिसका प्रयोग करते हैं उसको जो है फाइल कहते हैं। ठीक इसी तरह समस्त प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। जो प्रोग्राम होता है उसको भी फाइल कह सकते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों एवं अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह आइकॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइल और फोल्डर को समझ में आया आप सभी को। अब हम जो है 54 नंबर की बात करते हैं। 54 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर में दिया है कि डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार से बनाया जाता है। नए फोल्डर को किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोल्डर किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डेस्कटॉप ले लिए। ठीक है, जैसे नया अगर फोल्डर बनाना हो तो माउस का राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो है न्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू के बाद में जो है फोल्डर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में बाय डिफॉल्ट ये न्यू फोल्डर करके फाइल नेम का जो है ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं तो ये फाइल आपका बन गया। अगर इसका नाम चेंज करना हो तो एक बार क्लिक कर टच पैड पर एक बार क्लिक करते हैं और उसके बाद में इसका नाम जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए हम CDP,
तो ये नाम चेंज हो गया। अगर इसको नाम को चेंज करने के लिए इस प्रकार से माउस का अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रीनेम लिखा हुआ है, रीनेम पर क्लिक करते हैं। अब इसको हम जो है बायोलॉजी करते हैं, बायोलॉजी। ये इस प्रकार से जो है नाम को चेंज कर सकते हैं और फोल्डर को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये जो है हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से नए फोल्डर को बनाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना है तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, सबसे पहले देखते हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां, ठीक है, दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कंटेंट मेनू दिखाई देगा। सेकंड नंबर की बात करें तो इस मेनू में न्यू पर क्लिक करते हैं, जैसा कि हमने दिखाया। ऐसा करते ही न्यू विकल्प पर झरना मेन्यू, कैस्केडिंग मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक करते हैं। इससे डेस्कटॉप में एक नवीन नवीन प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फोल्डर या नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में है। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि न्यू फोल्डर को डेस्कटॉप पर किस प्रकार से बना सकते हैं और उसके नाम को जो है किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है फैक्स की विशेषताएं। बताइए फैक्स क्या होता है, इसकी विशेषताओं को हम लोगों को लिखना है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्राएं सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटो कॉपी के रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जिस प्रकार से डाकिया द्वारा जो है लिफाफे में करके भेजा जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ग्राफ, चार्ट या हस्तलिखित मुद्राएं सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति जो होता है फोटोकॉपी के रूप में भेजा जा सकता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई अथवा हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। तो ये जो होता है ये फैक्स होता है। उसके बाद में हम लोग 56 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे है कि मेमोरी से आप क्या समझते हैं, उसकी क्षमता को समझाइए। यानी मेमोरी क्या होता है, इसकी जो अलग अलग कैपेसिटी होता है इसके जो है समझाना है। तो मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होता है, ठीक है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर आपका चल नहीं सकता है, क्योंकि उसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। यानी सीपीयू को जिस जो है प्रोग्राम को रन करना होता है, यानी उसको कंट्रोल करना होता है, वो सभी जो है स्टोरेज में उपलब्ध होती हैं। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करता है यानी स्टोरेज का कार्य करता है उन्हें सहायक मेमोरी या हेल्पिंग मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में केवल वह प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। यानी सीपीयू में उसी प्रोग्राम या डाटा को रखते हैं जिनका प्रयोग जो है ये क्या नाम है, सीपीयू जो है कंट्रोल करने के लिए करता है। स्मृति की क्षमता, कैपेसिटी या मेमोरी, केंद्रीय संसाधन, केंद्रीय इकाई यानी सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में होती हैं। जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो मेमोरी में होती हैं। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई यानी सीपीयू का ही एक भाग होता है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जो अक्षर होते हैं उसे बाइट द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 0 to 1 ये मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 को केवल समझता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनको संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की इकाई जो है क्या होती है, बाइट होती है। स्मृति के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे एक बिट बराबर 1 बाइट होता है और उसके बाद में एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, एक निब्बल बराबर 4 बिट।
तो 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और उसके बाद में 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीएलएड में ये सब नहीं पूछा जाएगा। 1 टेराबाइट बराबर 10 पे पावर 12 बाइट, ठीक है, यानी 1000 गीगाबाइट। स्मृति में अनेक स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। जो स्थान होता है उसे जो है सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, इसीलिए किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही प्रयोग किया जाता है। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचना करना आदि विभिन्न कार्य कराने हेतु यह सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे हो गया जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए और विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो इस प्रकार से जो है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए, यानी कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है इसकी पद्धति सिस्टम को वर्णन करना है। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से तीन विशेष भाग होते हैं। कौन कौन से विशेष भाग? इनपुट उपकरण, सेंट्रल यूनिट यानी सीपीयू, और उसके बाद में आउटपुट उपकरण। जैसे इनपुट हो गया, इनपुट दिए, उसके बाद में यहाँ पे सीपीयू होता है, और उसके बाद में ये आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी इसमें जो है मेन मेमोरी होती है, ठीक है। और एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट एएलयू, एएलयू ये जो है सीपीयू में का भाग होता है। वो कंट्रोल यूनिट, ये सभी जो है ये सीपीयू का भाग होता है। इन तीन मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में देखा जाता है। इनके अंतर्गत जो है और सभी होते हैं जिन्हें आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन आधार पर निर्देश हेतु किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या होता है, क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की भांति कार्य करता है। या कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी का मेल होता है, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल मेमोरी और मेमोरी, यहाँ पे मेन मेमोरी ये कंप्यूटर में होता है। उसके बाद में हम देखते हैं डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या होते हैं। तो विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण है। इसके कारण उपयोग करने वाले व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कर सकता है। तो डेस्कटॉप के अवयव क्या होते हैं जो डेस्कटॉप पर होते हैं? जैसे हो गया माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और स्टार्ट मेनू, शॉर्टकट हो गया, माई डॉक्यूमेंट, माई नेटवर्क प्लेस, टास्क बार, और फाइल और फोल्डर। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा जो है सिस्टम कहाँ पे होता है। जैसे ये आपका डेस्कटॉप हो गया। अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये आपका ये आपका रिसाइकिल बिन हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं ये आपका रिसाइकिल बिन हो गया, और ये फोल्डर हो गया, ये माई कंप्यूटर हो गया, दिस पीसी। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है विंडोज का ऑप्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बैटरी का सिंबल हो गया, वाईफाई बैटरी, ये क्या नाम है, वाइलूम का सिंबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन हो गया। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन का क्या क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे अगर ये बायोलॉजी ये फोल्डर डिलीट करेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगा। अगर यहाँ से हम डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और इसको अगर रिस्टोर करना चाहे तो यहीं पे जो है दोबारा रिस्टोर, तो उसमें ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करते हैं माउस का, रीस्टोर, रीस्टोर ऑप्शन आएगा, और जो है दोबारा जो है आपके कंप्यूटर में आ जाएगा।
तो चलिए देखते हैं कि जो है आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसके बाद क्या है कि इंटरनेट का कार्य प्रणाली को समझाइए। इंटरनेट का कार्य किस प्रकार से कार्य करता है। तो इंटरनेट की कार्य प्रणाली तो संपूर्ण संसार में फैला हुआ यह नेटवर्क कंप्यूटर है जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है। ठीक है, किसी का भी स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट नियंत्रण ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें आम बोलचाल भाषा में आईएसटी कहते हैं, नियुक्ति किए हुए हैं। भारत का प्रमुख आईएसपी विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल वीएसएनएल विभिन्न टेलीकॉम विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनी को कनेक्शन प्रदान करता है। ये जो जियो का कनेक्शन है, ठीक है, ये यहीं से जो है प्रदान करता है। जियो का कोई अपना कुछ नहीं है। जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने हेतु दो प्रकार के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? डायल अप कनेक्शन और एक होता है लेजर लाइन कनेक्शन, लीज लाइन। प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने आईएसपी द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा आईएसपी के कंप्यूटर परस्पर जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोगकर्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी। इसके द्वारा जो है हम लोग डायल अप या लीज लाइन के द्वारा हम लोग जुड़ सकते हैं। उसके बाद में 63 नंबर की बात करते हैं। प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रिंटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और डॉटेड प्रिंटर। ये सभी जो है प्रिंटर के प्रकार होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के मुख्य भागों के क्या कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट टूलबार द्वारा स्टैंडर्ड टूलबार द्वारा आप वेबसाइट के एक एक पेज अथवा लिंक को सामने ला सकते हैं, पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं, मनचाही वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्या कार्य होता है? वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं कि होम पेज पर क्या ओपन होगा। 5वें नंबर की 4 नंबर की बात करें तो ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में ईमेल सुविधा को निशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। जो ईमेल सुविधा होता है उसका जो है प्रयोग निशुल्क हम लोग कर सकते हैं। फेसबुक को सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्या भूमिका है। अब यहाँ पे अगर पूछ ले, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सभी की सोशल मीडिया में क्या भूमिका है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सभी आप लोगों को पता है, जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने, यहाँ पे देख सकते हैं, मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य जो पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग क्या होता है। तो सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में पराया हुआ सभी क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं जो एक साधारण व्यक्ति का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट पर वेब पेजों के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होते हैं तथा सूचना अथवा संदेशों को आपस में फैलाते हैं तो यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे इस प्रकार लोग इतना डांस करते हैं, ठीक है, अजीब अजीब तरह का, जैसे हो गया इंस्टाग्राम पर इस समय वही सब चल रहा है। ठीक है, और इस समय इंस्टाग्राम का जो शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं उसके द्वारा जो है नए शोध के अनुसार हमारा जो मेमोरी होता है, माइंड मेमोरी, वो जो है शॉर्ट मेमोरी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। यानी लॉन्ग मेमोरी कोई चीज जो है लॉन्ग समय तक याद नहीं रहेगा, वो शॉर्ट समय तक, कुछ ही समय तक याद रहेगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग जो है रील देखने से, स्क्रॉल करने से आप लोग बचिए। ठीक है, रील वूल को देखना बंद करिए, वो लॉन्ग वीडियो देखिए जिससे जो है आप लोगों को भी फायदा हो। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। लचीली प्लास्टिक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी होने के कारण इसका नाम फ्लॉपी, ठीक है, फ्लॉपी पड़ा। फ्लॉपी पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके साइड में कि जो है फ्लॉपी पर किसका जो है परत चढ़ी होती है। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। इसी मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, आंकड़े को स्टोर किया जाता है।
यह प्लेट मोटे प्लास्टिक के खोले में बंद रहते हैं ताकि प्लेट को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ये मोटे प्लास्टिक जो होते हैं इसी के खोल में कवर में बंधे रहते हैं। फ्लॉपी सूचनाएं संग्रहण, अध्ययन तथा स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक है, इसमें कोई भी फाइल डाउनलोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये जो है बहुत पुराना हो गया। इस समय जो है मेमोरी आ गया है, आपका एसडी ड्राइव आ गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं, 2018 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार से होता है। आजकल भी जो है कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। यह फ्लॉपी डिस्क के समान होता है। ये जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसी के समान होता है, किंतु आकार में बड़ी तीव्र गति से चलने वाली होती है। ठीक है, इसकी गति तीव्र होती है और बड़ा होता है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप में लगा होता है, इसीलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के स्थान पर इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। हार्ड डिस्क अलग से जो है हार्ड डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क को जैसे धातु की बनी कई डिस्क एक एक के ऊपर एक रूपांतर समांतर रूप से एक के साथ लगा दी जाती है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक लगाई जा सकती है समांतर रूप में, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप रूप संग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। यानी जो ऊपर का ये प्लेट होता है और नीचे का, इसको छोड़कर जो है प्रत्येक सतह पर जो है डाटा को लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ईमेल को समझाइए, ईमेल क्या होता है। तो जिस जिस तरह डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित यानी ले जाया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यानी नेटवर्क के द्वारा ईमेल का प्रयोग किया जाता है। उसी को ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा या संप्रेषित किया जा सकता है। यह लिखित रूप में आंकड़ों तथा सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं अपग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, अतः इस प्रणाली को ईमेल कहते हैं। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा है तो वहां से आप लोग किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो वस्तुतः इंटरनेट कई भिन्न भिन्न नेटवर्क का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जो अन्य नेटवर्क से सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। ये माध्यम इंटरनेट सेवा प्रदाता को स्वामित्व में होता है। जो इंटरनेट सेवा प्रदान करता है यानी देता है, प्रमुख इंटरनेट सेवाएं प्रदाता जैसे हो गया जीटीआई हो गया, एमसीआई हो गया, स्प्रिंट हो गया, यूजनेट हो गया और अमेरिकन ऑनलाइन एएनएस हो गया। ठीक है, इंटरनेट की शब्दावली में इन माध्यमों को वेब कोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है हम तक इंटरनेट पहुंचता है। प्रत्येक वेब कोन में कम से कम एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह किसी अन्य वेब वेब बोन सॉरी यहाँ पे वेब बोन है, वेब कोन नहीं, वेब बोन से डाटा का आदान प्रदान कर सके। इसी कारण जब कोई नेटवर्क किसी वेब बोन से जुड़ता है तो इस नेटवर्क का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता स्वतः ही संपूर्ण सिस्टम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो सिस्टम होता है वहां से आप लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ जाते हैं। अब ये प्रयोगकर्ता स्वतः ही इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवा प्राप्त करने वाले किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ जाता है और इसे संदेश प्रेषित कर सकता है, इससे संदेश प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं मॉडेम क्या होता है। इस समय जो वाईफाई लगा रहता है, आप लोग लाइब्रेरी में गए होंगे, वहां पे इस प्रकार से एक मॉडेम लगा होगा। तो मॉडेम के क्या क्या होते हैं, तो मॉडेम मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप होता है। यह मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडेम का प्रमुख कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन करना है। इसके अलावा उच्च तकनीकी के मॉडेम आंकड़ों के संचार में सिग्नल की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको लगाया जाता है, जिसका उपयोग विषय विषय परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है। इस तरह के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एमएस वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। तो एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस जो आपका होता है
MS ऑफिस का एक ये सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इससे वर्ड को प्रोसेस किया जाता है, या सॉफ्टवेयर होता है। यह प्रोग्राम अपने अवयव जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंबल किस प्रकार से होता है, एप्लीकेशन इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एमएस पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। एमएस पावर पॉइंट जो पीपीटी होता है, पीपीटी, इसका जो है परिचय देना है। इसे किस प्रकार से चालू किया जा सकता है समझाइए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पीपीटी को किस प्रकार से चालू किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखें अगर पीपीटी, पीपीटी यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपका आ गया सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीपीटी जो है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। पीपीटी यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं पीपीटी, उसके बाद में इंटर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका पीपीटी जो है यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पीपीटी आपका है। पीपीटी को इस प्रकार से ओपन करते हैं, न्यू स्लाइड को अगर ऐड करना हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो पीपीटी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबका जो है नाम दिया हुआ फिगर में आप देख सकते हैं, और पीपीटी का ये सिंबल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो पीपीटी होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार का प्रेजेंटेशन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। पावर पॉइंट चालू करना, स्टार्टिंग पावर पॉइंट किस प्रकार से, जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाइए। साइबर सुरक्षा से आशय होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया यानी कंप्यूटर द्वारा को सुरक्षित किया जा सके। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर से सरकार ने अपना बड़ा दृष्टिकोण बनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है, जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। ये जो होता है यानी जो साइबर अपराध होता है, साइबर सुरक्षा को जो है रोका जा सके। साइबर जो धोखाधड़ी होता है, स्पैम होता है, इसको सुरक्षित किया जा सके। को और विस्तार रूप से समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो साइबर अपराध क्या होता है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य होता है जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों होता है। साइबर अपराध पारस्परिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया और मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तो साइबर अपराध यही सब होता है जिसको जो है चोरी, धोखाधड़ी, जिल्ला, जालसाजी, मानहानि, शतरंज और भारतीय संहिता के अधीन जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जो कार्य करते हैं ये सभी जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑनलाइन संसार में अवैध धोखाधड़ी, धोखों के माध्यम से एवं बेईमानी पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यहाँ पे 75 नंबर दिया हुआ है कि ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के माध्यम से एवं बेईमानी पर प्रकाश डालिए। तो आजकल ऑनलाइन सेवा विश्व के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोगकर्ता के जालसाजी तथा बेईमानी की जा सकती है, ठीक है। ऑनलाइन जो है आप लोग नहीं, जो लोग करते हैं यह जालसाजी एवं अवैध धोखे निम्न प्रकार के, जैसे हैकिंग से संबंधित गतिविधियां, किसी का कंप्यूटर मोबाइल हैक करके, और क्रैकिंग से संबंधित यानी जो कुछ डाटा है उसको मिटा देना, लुभावने ऑफर्सों यानी जो अलग अलग ऑफर आते हैं स्पेन के रूप में, काल के रूप में, उसमें जालसाजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में 76 नंबर देखते हैं एंटीवायरस क्या होता है। इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए।
तो कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति को ज्ञात करने तथा कंप्यूटर को उससे मुक्त कराने के लिए जो वायरस होता है उसको ज्ञात करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त कराने के लिए सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम के समान ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जो अलग अलग इस प्रकार बाजार में जो है बहुत ही अधिक प्रकार के अनेकों प्रकार के एंटीवायरस आते हैं। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके एंटीवायरसों प्रोग्राम में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उन वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं बल्कि उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा अथवा फाइल को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। ठीक है। एंटीवायरस को खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो गया है। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए और इसमें TRS के समान कार्य करने की विशेषता का गुण होना चाहिए। इसका अपग्रेडन अथवा करना आसान हो, यानी अपडेट करना नेट से जो है अपडेट कर सकते हैं, आसान हो। तो ये सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी एवास्ट एंटीवायरस हो गया, ये सभी जो है एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, ये सभी एंटीवायरस होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए या इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? 2018-2022 में ये क्वेश्चन आया है। तो इंटरनेट सेवाओं को हम लोग देखते हैं, ईमेल जैसे हो गया। तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मेल का अर्थ होता है डाक अथवा डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे हो गया हॉटमेल हो गया, याहू हो गया और रेडिफ मेल हो गया आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो निःशुल्क ईमेल भेजने, पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता अपने संदेशों को आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हैं वो, तो इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल जो होता है वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज सकते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस तरह दोनों का एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला एवं संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही समय यानी उसी समय जो है इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर व्यक्त होता है। इस प्रकार की सुविधा को कम्युनिकेशन की भाषा में चैटिंग कहते हैं। जो हम लोग व्हाट्सएप से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं उसे जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से अलग अलग शहरों देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग उसे कहते हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं और उसी समय इंटरनेट से जुड़कर किसी एक आईएसपी द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का प्रयोग करते हुए परस्पर संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। अब यहाँ पे है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, क्या करना होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब www इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाएं तथा अपने प्रतिष्ठान के विषय में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने हेतु वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। ठीक है। जो सेवाएं होती हैं उसको जो है पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इन सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है और उसे सर्वर कास्ट कहते हैं, जो कि जो है परचेज करना होता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देने पड़ते हैं। कुछ सर्वर अभी इस समय सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता ज्ञात होता है वह उस वेबसाइट पर जाकर उस सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में केवल सूचनाएं
लिखी या पढ़ी जा सकती है, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आज कई प्रकार अखबारों या पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है, जहां जाकर आप सूचनाएं पढ़ सकते हैं या सूचनाएं सूचनाएं या समाचार को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों का ये जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्यूटर का बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल आप लोगों का आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो वहाँ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद में अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ। ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और उसके बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।